हेलो बच्चों, फाइनली आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। तुम सब बच्चों की बहुत डिमांड थी काफ़ी टाइम से, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, कि आप प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए किसी भी चैप्टर की, ताकि हमें फ्यूचर में कभी भी उन्हें रिवाइज करना हो तो वो इजीली कर सके। तो चलिए, आज मैंने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचा है कि क्यों ना हम इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास मिस हो चुकी है और अभी मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे का मेरे नुकसान हो। ठीक है, तो फाइनली मैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक बिगिनिंग छोटा सा इंट्रो लेकर आई हूँ इस वीडियो के थ्रू। वो इंट्रो आप सुनिएगा ताकि हम आगे की क्लासेस को कंटिन्यू कर सकें, आगे का चैप्टर और समझ सकें और हम आपके बच्चों सब बच्चों के लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए, जो इंट्रो है वो मैं वहाँ स्टार्ट कर रही हूँ इसका, कि एक रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर इसका स्टार्टअप किया गया था। 13 अगस्त 1990 को एक ऑफिस मेमोरेंडम पास किया गया। उस ऑफिस मेमोरेंडम में क्या लिखा गया कि 27% रिजर्वेशन SEBC कैटेगरी को दिया जाएगा। अब ये SEBC कैटेगरी होती कौन सी है? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इन्हीं को SEBC एक नई कैटेगरी का नाम दिया गया। हुआ क्या था, 1979 के अंदर एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन को एक ऑर्डर दिया गया कि आपको पूरे कंट्री के अंदर एक सर्वे करना है। अब वो सर्वे क्या करेंगे? ये सर्वे ये करना है कि आपकी कंट्री में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से बैकवर्ड है, जिनका स्टेटस अपग्रेड नहीं हो रहा है, एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, और उन लोगों की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उनके लिए क्या बेस्ट हम कर सकते हैं ताकि उनका स्टेटस अपग्रेड किया जा सके। तो ये जो कमीशन बनाया गया, इसने पूरा 1 साल अपना सर्वे किया एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपनी एक रिकमेंडेशन दी कि हाँ, ऐसी कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं जो सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो उन्हें हम ऊपर कैसे उठा सकते हैं। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी और कहा कि 27% जो सीट्स हैं वो सारी की सारी जॉब्स में उन लोगों के लिए रिजर्व कर दी जाए। अब रिजर्वेशन ऑलरेडी बहुत खतरनाक चीज थी और ऊपर से उन्होंने कहा कि एक 27% का कोटा और तैयार कर दिया जाए जो कि इस कैटेगरी को मिलना चाहिए। वही लड़ाई झगड़े तो होने ही थे, ये तो अंडरस्टैंड था, क्योंकि एक कैटेगरी को रिजर्वेशन देना दैट मीन्स कि बाकी की जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो झगड़े तो करेंगी ही करेंगी, ये फिक्स है। लेकिन बहुत पोलाइट तरीके से भी काम किया गया और झगड़े भी हुए, बट हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी कंट्री है, एज यू ऑल नो, तो सोल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा। वो भी निकाला गया साथ में। अब ये जो मंडल कमीशन था, इसको मंडल कमीशन का ही नाम क्यों दिया गया, ये भी पॉइंट था, क्योंकि इसके हेड जो थे वो थे BP मंडल, और इसीलिए इस कमीशन का नाम भी BP मंडल के नाम पर रखा गया, दैट वाज मंडल कमीशन। जब इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया तो इस बिल को पास नहीं किया गया था। 1989 तक भी ये भी क्या चल रहा था कि पास होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, एक ना कंफ्यूजन सी चल रही थी, 50-50 का गेम चल रहा था। एंड आफ्टर दैट टाइम इलेक्शंस आने वाले थे हमारी कंट्री में। एज यू ऑल नो कि जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, सपोर्ट विन करने के लिए आपकी जो भी डिमांड्स होती है उन डिमांड्स को पूरा करती है। तो आई एक जनता दल पार्टी, ठीक है, और उस जनता दल पार्टी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दो, जैसे ही हम जीत जाएंगे आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन। अब ये तो कौन सी कैटेगरी के लिए हुआ, जो रिजर्वेशन मांग रहे थे, जिन लोगों की डिमांड थी कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और जिसकी रिकमेंडेशन भी BP मंडल ने दी थी। ठीक है, तो फायदा मिला, उठाया जनता दल पार्टी ने, उन्होंने फायदा उठाया, जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट में इनडायरेक्टली लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा, और फाइनली ऑफिस मेमोरेंडम पास किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। वहां के जितने भी ऑफिसर्स थे उनके साइन किए गए और इसको पास ऑन कर दिया गया। बिल पास होते ही रिजर्वेशन मिल गया लोगों को। बट अब देखो, रिजर्वेशन तो मिल गया, लेकिन क्या सिर्फ रिजर्वेशन देना ही एक काम था? क्या रिजर्वेशन मिल गया उससे सब कुछ सही हो गया? नहीं, सिचुएशंस फिर से बिगड़ी, हालात बिगड़े। हालातों में क्या हुआ कि जो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए वो तो बहुत खुश थे। ठीक है, जिनको रिजर्वेशन मिला इट्स क्वाइट ऑब्वियस, वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला उन्होंने क्या कहा, उनका कहना था कि अगर आप ये रिजर्वेशन ऐसे लोगों को देते हो, ठीक है, उनको देते हो, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो लोग उनसे फिर से दूर हो जाएंगे, फिर से उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे कि जब ये हमारा हक था, हमारा हक हमसे छीन कर उठाकर उन लोगों को दे दिया गया, वाई वी विल बी हैप्पी फॉर दिस। कुछ लोगों का कहना था कि इससे हमारी कंट्री की यूनिटी खत्म हो सकती है, कि हम वापस उन लोगों से नफरत करना शुरू कर देंगे।
कुछ का कहना था कि अगर आपको इन लोगों के स्टेटस को इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली रिजर्वेशन होना चाहिए। कुछ का कहना है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो एक राइट होता है, हमारा फंडामेंटल राइट, वो राइट हमसे छीना जा रहा है। तो हर जगह अलग अलग ओपिनियंस आने लगे, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, टर्मोइल सिचुएशन क्रिएट हो गई हमारे कंट्री में। एंड आफ्टर दैट इस केस को कहाँ पहुंचाया गया? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से इसको पहुंचाया गया वो हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन बात यहाँ आती है कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि इस रिजर्वेशन में साइन किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के एक ऑफिसर ने। लेकिन क्या उसके पास अथॉरिटी थी? क्या उसी के साइन से ये बिल पास किया गया था? और क्या उसी के साइन से इसे एक पॉलिसी बनाकर रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया? नहीं, ये रिजर्वेशन पार्लियामेंट ने पास किया। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? हमारी पार्लियामेंट की जो सेक्शंस हैं, जैसे कि हमारे राज्यसभा है, लोकसभा है, हमारा प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव्स है, जुडिशरी है, हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो रिकमेंडेशन आई थी, ये रिकमेंडेशन 27% रिजर्वेशन की, इसको जब डाला गया केस के थ्रू कि अब ये केस डाला गया था इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक केस फाइल किया गया। एक्चुअल में ये एक केस नहीं, बहुत सारे केसेस थे जिनको एक साथ बंच किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस की हियरिंग करी गई और उस केस में 11 जजेस का पैनल बैठा। अब उन 11 जजेस ने सारा सर्वे किया कि इस केस में क्या है। सारे सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो केस है, मतलब ये जो रिजर्वेशन है, ये एक्चुअल में वैलिड है। इसकी इनवैलिडिटी को प्रूव उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन वैलिड है। और ये कैसे वैलिड है वो उन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल हैं एक्चुअल में डिजर्विंग, सिर्फ उन्हीं को ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, चाहे वो सोशली डिप्राइव्ड हैं बट वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, तो उन लोगों को ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। एंड अल्टीमेटली केस में चेंजेस आए एंड फाइनली 1992 के अंदर इसके अंदर चेंजेस करके इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया और एक नया ऑफिस मेमोरेंडम पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग अब क्या था कि अब सिर्फ उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा जो सिर्फ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और इस इंट्रोडक्शन के बिहाफ पर हम आगे जितने भी हमारे पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, जैसे कि पार्लियामेंट के बारे में हमें पढ़ना है, प्रेसिडेंट पावर्स उसकी, जुडिशरी उसकी पावर्स, पार्लियामेंट की पावर्स, प्लस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पावर्स, उनके रिमूवल्स, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और हो सकता है कि मैं बहुत छोटे छोटे ऐसे ही क्लिप्स बनाकर आपको ये चैप्टर पूरा कवर भी करती रहूंगी। ओके बाय।